नमस्कार। अपनी संतान के सुगठित भविष्य को निर्धारित करने वाले सम्मानित अभिभावकगण, श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आपका मंगलकारी अभिवादन करती हूँ। आज कई माह पश्चात आपसे ऑनलाइन साक्षात्कार हो रहा है, तो एक प्रसन्नता का अतिरेक बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ही। अब एक स्थिति आती जा रही है कि मार्च आ गया, बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बच्चे बहुत ही प्रेशर में आ गए हैं और माता-पिता के माध्यम से भी कई-कई जगह पीयर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, उनको तनाव दिया जा रहा है। तो आज ऐसी स्थिति में हमारा व्यवहार कैसा हो, उनके प्रति हमारी सोच कैसी हो, हम उनके साथ क्या बोलें और उनके प्रति कैसा व्यवहार करें? आज इसी बात को लेकर के मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। इसीलिए आज मैंने एक विषय रखा है, जो विषय कि अभिभावक अपने बालकों को किन उपाधियों से यानी किन लेबल से विभूषित करें। अब लेबल का तात्पर्य मैं अब धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी, और अगर आप चाहें इस सुनकर के इसको आप अपने सुझाव भी इसमें दे सकती हैं और इसका कोई समाधान भी निकाल सकते हैं। हम आपके लाइक्स का, कमेंट का और शेयर का सदैव ही स्वागत करते रहे हैं। तो अगर आप हमें कोई समाधान देंगे, तो हम सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोगों के पास कि एक सही मार्ग बच्चों के प्रति, बच्चों के पालना के प्रति, बच्चों के पोषण के प्रति सही स्थिति पहुँचे। तो इसमें आप भी भागीदार बने, हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमें हमें चाहिए कि हम बच्चे को जैसा दिख रहा है, उसकी तरह ना देख कर के हम जैसा देखना चाहते हैं, उसके प्रति वैसी ही सोच बनाएँ और हमारे कथन उसी को सुदृढ़ करें। उसी बात को कि हम अपने बच्चे में किस प्रकार की भावना भरना चाहते हैं, किस प्रकार का उसका रूप देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा उस तरह का बने, जैसा है। कई बार ऐसा होता है बच्चा स्लो होता है, तो हम उसको स्लो क्यों बनाएँ? हम उसके अंदर ऐसा प्रस्फुटन पैदा करें, उसको ऐसी प्रेरणा दें कि एक वो व्यवस्थित व्यक्तित्व का स्वामी हो जाए। एक बार गौतम बुद्ध के एक किस्सा मुझे याद आता है कि गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि भंते, बताइए, प्रेम में और पसंद में क्या अंतर है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उनसे बोले, देखिए, जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं, तो जैसे मान लिया हमने एक पुष्प को पसंद किया, किसी फूल को पसंद किया, तो हम उसको तोड़ देते हैं और उसको संभाल कर अपने पास रखते हैं। अक्सर बच्चे किताबों में, कॉपी में रखते हैं, उसको तोड़ करके रख देते हैं। परंतु जब हम उस किसी पुष्प से प्रेम करते हैं, तो हम भली भांति उसका पोषण करते हैं, उसको पोषण देने के लिए उसमें सिंचन करते हैं, गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं और उसको एक व्यवस्थित आकार देते हैं। तो जिसने भी जीवन के इस रहस्य को समझ लिया, तो समझ लीजिए कि उसने अपनी पूरी जिंदगी को भली-भांति समझ लिया। यानी कि हम अगर अपने बच्चे को पसंद, अब हमें ध्यान देना है कि हम अपने बच्चे को पसंद करते हैं या हम उससे प्रेम करते हैं। प्रेम करेंगे तो हमें उसकी नर्चरिंग, उसका पालन-पोषण भली-भांति करना पड़ेगा। अगर पसंद करते हैं तो आते-जाते कितने लोगों को पसंद करते हैं, पर उनके विषय में तो हम ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं आपके माता-पिता से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को पसंद ना बनाएँ, बल्कि उसको प्रेम करें, उसका एक सही आकार सुव्यवस्थित, जैसा कि मैं कह रही थी, आप सुगठित भविष्य को निर्धारण करने वाले अभिभावक हैं, तो अतः आप ध्यान दीजिए कि उनका भविष्य सुनहला हो, एक स्वस्थ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उनका विकास हो, तो हमारा जो राष्ट्र की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि वही तो भावी नागरिक हैं और आप उनके निर्माता हैं। तो आप अपने अस्तित्व को पहचानिए, समझिए। देखिए, रीढ़ की हड्डी खुद नहीं जानती कि वो सारे शरीर को संचालित करती है। कैसे? कि जरा सा स्पर्श होते ही उसमें आप उसके माध्यम से स्वाद, गंध,
प्रकाश की तरंगें, संवेग, और आप क्या कहते हैं, अनेक प्रकार की संवेदनाओं को एहसास कर पाते हैं। और उसी से के माध्यम से, जैसे ही आपने रीढ़ की हड्डी पर अपने बच्चे हाथ फिराया, तो वो एक जादू की झप्पी बन जाती है, उसका मन सक्रिय हो जाता है और शांत हो जाता है। तो हम अपने बच्चे की पालना उस प्रकार से करें, उस व्यवस्था से करें, जिससे कि वह एक शांत और सक्रियता की ओर उन्मुख हो। आइए आगे चलते हैं कि मुझे सर थॉमस अल्वा एडिसन का एक घटना याद आती है। अब आप उसको सोचिए कि उसकी माँ का जैसा व्यवहार था, क्या आप वैसा कर पाएंगे अपनी संतान के लिए? ये एडिसन, जिसको कि एडिसन के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। अब उनकी प्रतिभाओं से तो मैं अवगत नहीं कराना चाहती, क्योंकि लंबा किस्सा हो जाता है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एडिसन का व्यवहार बड़ा असामान्य था। उसके प्रश्न पूछने का तरीका, किसी चीज को जानने का तरीका बहुत ही अजीबो-गरीब था, असामान्य था। वो विद्यालय में गया तो उसमें ना तो उसके दोस्तों के साथ अच्छी पटरी बैठती थी, ना ही शिक्षकों के साथ बैठती थी। जब शिक्षकों ने आखिरकार एक दिन, शायद 8 या 10 साल के एडिसन होंगे, उन्होंने आकर के, थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने आकर अपनी माता को एक बंद लिफाफे वाले पत्र दिया। माँ ने कहा, और कहा, ये मेरे प्रिंसिपल ने आपके लिए भेजा है कि अपनी माँ को इसे पढ़ा दीजिएगा। जब उसकी माँ ने उसको खोला और पूरा पत्र पढ़ा, उसके बाद वो अपने पुत्र को देखती रही। तो उसके पुत्र ने पूछा, एडिसन ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा, बेटा इसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा अति तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। अपना आपका बच्चा एक बहुत आगे बढ़ने वाला वह है, हमारा विद्यालय उसके योग्य नहीं है, अतः हम आप इसका प्रबंध अपने स्वयं ही करें। तो बेटा, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, मैं तुझे समझाऊंगी। और आप देखते हैं कि उस माँ ने उस बच्चे की ऐसी परवरिश की, इस प्रकार के कथन से, इस प्रकार की बातों से उसको इतना आगे बढ़ाया कि वह बच्चा आज पूरे संसार में संसार को एडिसन ने ही तो बल्ब बनाया था, उसी से सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। हर खोज में इतनी तरह तरह की खोज उसने अन्वेषण करके दिए कि संसार उसकी उपलब्धियों को कभी नहीं भूल सकता। आप सोचिए उसका बीजारोपण कहाँ से हुआ। एक, यदि उसकी माँ इस प्रकार ना होती तो क्या वह ऐसा बनता? अब आगे की घटना सुनते हैं कि जब उनकी माता की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद एक दिन एडिसन अपनी अलमारियों को देख रहे थे, अपने उनके सामान को देख रहे थे, तो उन्हें अलमारी में रखा हुआ पत्र मिला। देखा तो ये तो वही पत्र था जो उनके प्रिंसिपल ने उसके माँ के हाथ भिजवाया था। उसने जब उसको खोला तो उसमें पता है क्या लिखा हुआ था कि आपका बच्चा निरा बेवकूफ है, स्लो लर्नर है, असामान्य बुद्धि का है, हम इसको अपने विद्यालय में नहीं रख सकते, कृपया इसको आप अपने पास, हम अपने विद्यालय से इसका विच्छेदन कर रहे हैं, इसका नाम काट रहे हैं। अब आप देखिए कि उस माँ ने उस समय क्या किया कि उसको उस नकारात्मकता की ना लेकर के जाते हुए एक सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर मोड़ दिया। और अगर वो ऐसा करती, जैसा कि बच्चा दिख रहा था, अगर वो ऐसा करती तो शायद एक प्रतिभा का हनन हो चुका होता। सिर्फ एक माँ ने उसको उन उपाधियों से, उन लेवल से प्रतिष्ठित किया कि वो बच्चा आगे चलकर विश्व में एक महान वैज्ञानिक के रूप में उभर कर आया। अब यहीं पर इसी तरह की बातें हैं। एक अनातोले फ्रांस बहुत बड़े दार्शनिक हुए, एक बहुत हुए, उन्होंने एक बात कही कि ये समझदारी से सोचना और बेवकूफी से उसे करना, ये मनुष्य की फितरत है। और हमारे बच्चे ऐसे ही कर जाते हैं। हम क्यों इससे अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसा ही काम करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं, हमारे अनुरूप ही वैसे ढलेंगे, जो हम कहें वही वो करें। अरे उनके पास भी तो ईश्वर ने बुद्धि दी है। हर बच्चा अपना एक विशिष्टता लेकर के जन्मा है।
चाहे वो जेनेटिक आई है, यानी कि गर्भ धारण करते समय में ही आई है, और या फिर परिवेश से आई हैं, तो हमारी परिस्थिति क्या है कि हम उसे जिस रूप में देखना चाहते हैं, उस प्रकार की ही धारणा, उस प्रकार के विचार ही हम उसके लिए बनाएं। आज मैं आपके सामने केवल इसी बात को कहना चाहती हूँ, इसी बात को समझाना चाहती हूँ कि हम बच्चे के प्रति नकारात्मक रूप से ना कहें, पर हम कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? बच्चा बहुत धीमे-धीमे काम कर रहा है। हम कहते हैं, एकदम झटके से कहते हैं, "अरे! तुझसे नहीं होगा, हट जा, छोड़ दे। तेरे से तो कुछ होता ही नहीं। तू तो बिल्कुल गधा है। तू तो बिल्कुल बेवकूफ़ है निरा। हैं? किसी कोई बात तुझे समझ में नहीं आती? कोई चीज़ समझाओ तो नहीं। अरे देखो, उसका फलाँ का लड़का तो ऐसे कर लेता है, फलाँ की बच्ची ऐसे कर लेती है। तेरे बस की कुछ नहीं है। तू तो वहीं बैठ जा। तेरे सामने तो भैंस के आगे बीन बजाना है।" हैं? और कई बार हम कहते हैं, अगर बच्चा देर तक सो रहा है, हम कहते हैं, "अरे! ये तो कुंभकर्ण है भैया। हमारा तो बच्चा कुंभकर्ण है।" और या कहीं सुस्त सा पड़ा है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही मगरमच्छ है। जैसे मगरमच्छ ऐसे पड़े रहते हैं ना, आलसी से कुछ नहीं करते, बस खाने को दो और कुछ नहीं। जब हम ऐसी-ऐसी बातें करते हैं और क्या करते हैं, कई बार हम कहते हैं, ये तो चीज़ ही तोड़ देता है। हुँ? ये नहीं कर सकता, ये तो पता है इ इस तरह से कभी खाना ही ढंग से नहीं खाता, ये खाना ही नहीं खाता, और क्या कहते हैं, इसको तो जो अच्छी चीज़ दो वो इसको पसंद नहीं आती। जब हम ऐसी-ऐसी बातें घर में करते रहते हैं कि ये तो बैड बॉय है, बैड गर्ल है, इसको कोई मैनर्स नहीं, तो क्या होता है, क्योंकि माता-पिता इस बात को कहते हैं, तो बच्चा उन सारी बातों को अपने अंदर धारण कर लेता है और उसका व्यक्तित्व उसी तरह से निर्मित होता चला जाता है। हमने क्या किया, एक बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित होने से पहले ही उसको तोड़ दिया। गलती किसकी थी? माता-पिता की। काश अगर माता-पिता ने इस बात को समझा होता, एडिसन की माँ की तरह से सोचा होता, तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया होता। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक बच्चा आया, और मैं उसे बचपन में से जानती थी, बाद में आया, तो वो एक बैंक में बहुत बड़ा ऑफ़िसर बन गया था। जब वो ऑफ़िसर बन गया, तो मैंने उसको कहा कि सोच लीजिए उसका नाम राजकुमार है। "राजकुमार, आप तो वाक़ई बहुत अच्छे होशियार हो।" तो बोले, "इसमें ना आपका बहुत बड़ा हाथ है।" मैंने कहा, "कैसे?" कि वो आप मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती थी कि जब मैं बहुत छोटा-सा था, मेरी हर चीज़ की आप तारीफ़ करती थी कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है? अरे! आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, आप ऐसे। और उल्टे एक बार क्या हुआ कि मैं जब अपनी क्लास में था, तो मैथ में मुझे ब्लैक बोर्ड पर बुलाया गया। जब मैं ब्लैक बोर्ड पर सवाल कर रहा था, तो आधा ही सवाल कर पाया था, तो मेरी टीचर ने मुझे इतनी बुरी तरह से झिड़का था कि जो है, "अरे! ये तो तू तो मूँगफली बेचेगा, तू किसी लायक नहीं, चल सीट पर बैठ जा।" जब उन्होंने कहा, तो सच में मैम, आज भी उस समय भी उसकी आँख में आँसू थे, और जिस समय वो मुझसे बात कर जिस समय कह रहे वो उसने स्वयं बताया कि मेरी आँख में आँसू आ गए, पर किसी ने शायद उन्होंने देखा नहीं, ना उन्होंने कोई मेरे से एक शब्द मैं प्यार के बोल सुनना चाहता था, वो मुझे उन्होंने नहीं दिए। परंतु उस समय आपने जब घर पर आकर के मेरे से पूछा और मैं आपके सामने बोला, तो आपने एकदम कहा, "अरे! आप ऐसे ही नहीं हो सकते।" क्या मुझे अ, एक सुनकर के आश्चर्य हुआ कि हमारे जो बोल, जो कि मैं तो भूल ही चुकी थी, बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, उन उस बोल का उस बच्चे के प्रति कितना प्रभाव पड़ा था, और वो एक बहुत अच्छी, एक व्यवस्थित व्यक्तित्व का स्वामी हो गया था। क्यों? क्योंकि हमने उसके सामने उन्हीं बातों को सोचा, उसी बातों को अपने कथन से निकाला, कथन हमारे जो उद्गार थे, वो उसको एक वैसे परिवेश में ले आए थे, उसकी मानसिक क्षमता को विकसित कर गए थे। तो पर अब होता क्या है, जब हम ऐसे करते चले जाते हैं, तो धीरे-धीरे बच्चा भी हमें रिजेक्ट करने लगता है, और बच्चा जो है, जो कि छुटपन में हमें सारी बातें बताया करता था, एक-एक चीज़ बताता था, पर धीरे-धीरे जब हम अपने माता-पिता के माध्यम से उन बातों को सुनते हैं, सुनता है वो बच्चा, तो धीरे-धीरे उनको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, और वो क्या करता है, उन बातों के को ना सुनने की वजह से उनको रिजेक्ट करके अपने
फ्रेंड्स के साथ सम्मिलित होता चला जाता है। अब वो आपको पता ही है, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पेरेंट्स से ना सीखकर वो फ्रेंड्स से सीखता है, और वो अविकसित अ, अल्प ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान समझता है, और धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व का हनन होता चला जाता है। अब हमें क्या करना है ऐसे में, कि अब अगर हम कई बार सोचते हैं कि उसको डांटते रहते हैं, कई बार हम अपने पे कंट्रोल करते हैं, नहीं नहीं इसको नहीं कहो, चलो देखो ये ऐसा कर रहा है, देखो इसने अभी उठा करके ऐसा रहा है, हम कंट्रोल कर रहे हैं, कई दिन तक हम कंट्रोल कर रहे हैं। एक दिन हमने कहा नहीं, आज तो मैं कह ही दूंगी। जब हमने कहा, क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति एक नेगेटिविटी भर रही थी, हमने उसकी प्रतिभाओं को ना देखकर उसकी गलतियों को हम एब्जॉर्व करते, हम सोचते चले जा रहे थे। और जब हम एक दिन हम बोल पड़े, देख तू करता ही ऐसा है, तेरे से तो कोई बात समझ, तो उसने क्या किया, एकदम उल्टा जवाब। हमने तो एक सेंटेंस कहा, उसने 10 सेंटेंस हमारे ऊपर बोलने शुरू कर दिए। अब हमें लगा कि ये तो सब जनरेशन गैप है। हमने उसको समझने की कोशिश की, ना तो उसने हमें वो हमें कैसे समझता, हम्म? क्योंकि अनुभवी तो हम थे, वो तो अनुभवी था नहीं। जब हम उसको समझाने की चेष्टा कर रहे थे, तब तो हम समझा नहीं पाए, परंतु हमने उसकी नेगेटिविटी को पॉइंट आउट किया, और उसके माध्यम से हमने उल्टा ही सुना। उसके बाद क्या हुआ, हम कहते हैं जनरेशन गैप है। ऐसा नहीं है, जनरेशन गैप ऐसा नहीं होता। यदि हमने उसके विशेषताओं को ही ध्यान दिया होता, तो शायद वो ऐसा नहीं होता। ऐसे ही है। तो अब हमें क्या करना होगा इसमें, देखिए ये तो हमारी परिस्थिति हो गई। हमें अपने बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक संकल्प बनाना होगा, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। क्योंकि जैसा हमें वो दिख रहा है हमें वैसा नहीं करना, बल्कि हम जैसा उसे देखना चाहते हैं, हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार, वैसे ही बातों को करना चाहिए। अब क्या है, एक सिंपल सी साइंस है, एक कि डोंट कंपेयर, किसी को कंपेयर मत करो। अपने हर बच्चा अपनी प्रतिभाओं को, अपनी बुद्धि लब्धि को, अपने कार्य प्रणाली को लेकर आया है, चाहे वो पूर्व जन्मों के आधार पर, यानी गर्भधारण में प्रवेश करते समय में आया है, चाहे वो परिस्थितियों से आया है। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि उसकी विशेषताओं को ही ध्यान में रखना है। एक सिंपल सी साइंस है। जैसा हम विचार करते हैं, जैसे हम थॉट्स बनाते हैं, हमारा पर्यावरण बिल्कुल उसी की तरह से, उसी की भांति होता चला जाता है, कि एक ऑरा, एक सिस्टम एक बनता चला जाता है। एक शायद शाहरुख खान की कोई पिक्चर थी, जो मुझे याद है, कि सारी कायनात आपकी उसी में मदद करने लगती है। जैसे आप अपना लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, उसके प्रति कार्यवाही करते हैं, तो सारा का सारा जो पर्यावरण है वो आपके प्रति आकर्षित होता चला जाता है, और उसी स्थिति में, उसी नेगेटिविटी में या पॉजिटिविटी में वो आपकी तरफ बढ़ता चला जाता है। तो क्यों, जब ये एक सिंपल सी साइंस है, जब हम जानते हैं, तो हम क्यों उसकी तरह से ना बने, क्यों अपने बच्चे को हम उस तरह से ना बनाएं। जब हमारे साथ पूरी की पूरी सृष्टि, हमारे लिए सृष्टि हमारा सहयोग करने के लिए तत्पर है, तो हम क्यों असहयोग करें। बच्चा हमारा है, हमें उसका ध्यान देना है, हमें अपने बच्चे को स्वस्थ विकसित करना है, तो हमें उसकी नकारात्मकता को छोड़ना ही चाहिए, छोड़ना ही होगा। तो उसी तरह का वातावरण हम बनाएं। अब आप एक छोटी सी बात सोचिए, कभी हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां पर आप एनर्जी अनुभव करते हैं, एक पावर महसूस करते हैं। कारण क्या, क्योंकि वहां पर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, सब ईश्वर का महिमा वर्णन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और वो सब, उनके थॉट्स बिल्कुल समान हैं। उनके अंदर कहीं वहां पर बैठकर ना तो कोई ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना किसी की लेग पुलिंग करने की इच्छा है, ना किसी तरह की। तो क्या है, एक वातावरण बना, और उस जब वातावरण में हम बैठे होते हैं, तो हमें अपने आप से एक एनर्जी अनुभव होती रहती है, और उस एनर्जी को जब हम एब्जॉर्व करते हैं, तो हम एक शक्तिशाली बनते हैं। तो क्यों ना हम घर के परिवार का वातावरण इस तरह का बनाएं, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करें जो कि हमारे बच्चों को पावरफुल बनाए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि अपने अंदर बदलाव लाना
पड़ेगा। बदलाव वो जरिया है जिससे भविष्य हमारी मुट्ठी में आता है, कि जो हमारा बच्चे रूपी जो भविष्य है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, नेगेटिविटी का तिरस्कार करना होगा। कभी गलती से भी हमारे अंदर नकारात्मक धारणाएं, उद्भावनाएं आती हैं, उसे समाप्त कर देना होगा। अब हमें बच्चों के घर में एक वाइब्रेशंस क्रिएट करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करना पड़ेगा। हम अगर बच्चों को कहते हैं, बच्चों की कोई गलतियां भी देखते हैं, तब भी हमें उनको देख करके यही सोचना चाहिए कि उनकी स्लो वाली वाइब्रेशंस को हम क्रिएट ना करें, बल्कि हम क्या करें, हम बच्चे को देखें, अरे बच्चा हमारा स्वस्थ हो रहा है, अरे शक्तिशाली हो रहा है, परफेक्ट है बेटा, तू बहुत स्वस्थ है, बिटिया तू बहुत शक्तिशाली है, तू बहुत परफेक्ट है, तू इस तरह का कर सकती है, तू ये कर सकती है। अरे कितना दृढ़ निश्चय है, तू तो अगर कोई काम कहो तो तू तो कर ही देगी। ऐसे करके अगर हम कहते हैं, तो आप सोचेंगे कि अनायास ही उसके अंदर एक अनायास ही उसके अंदर बदलाव या परिवर्तन आने लगता है, और वो बच्चा हमारे अनुरूप ही ढलता चला जाता है। बाद में आपने कई बार देखा होगा कि माँ बाप, बच्चे कहते हैं, अरे हम क्या बनने वाले थे, हमारे तो माँ बाप ने बनाया। और कई बार बच्चे कहते हैं, अरे मेरा बाप या मेरी माँ, मतलब वो इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारे माँ बाप ने अगर हमें समझा होता तो हम पता नहीं क्या से क्या बन गए होते हैं। वो तो हमें कोई ध्यान देता ही नहीं था, हमारे तो हमेशा डांटते हैं। एक बहुत बड़े कवि हैं, उनकी कविताओं में जब मैं कभी सुनती हूँ, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरे पिता ने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, है, तो मैं इस तरह का बनी नहीं। वो तो पता नहीं हमें कुछ बनाना चाह रहे थे, वो हमेशा मुझे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते रहे। तो जो है, हमेशा माता पिता के लिए एक आप आदर की भावना आप स्वयं ही जगा सकते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि हमें बच्चे के रेफरेंस में ही उसको श्रेष्ठ बनाना है, ना कि किसी से कंपेयर करके। तो डोंट कंपेयर, कभी किसी से कंपेयर मत करो। बच्चा अपनी विशिष्टताएं लेकर के खुद उन्मुख है, चाहे उसके भाई बहन हो, चाहे कोई उसका दोस्त हो, चाहे हर व्यक्ति अगर एक सा होता तो विकास किस तरह से हो सकता। एक सेंटेंस आता है कि यदि किसी संस्था में दो व्यक्ति समान विचारधारा के हैं, तो दूसरे की आवश्यकता ही क्या है। तो आप देखिए ना, माता पिता एक हैं, परंतु उनकी जो उत्पन्न संतान है वो अलग अलग प्रतिभाओं को लेकर आए हैं। राम राम थे, लक्ष्मण लक्ष्मण थे, परंतु उनका जो संबंध बहुत अटूट था, एक दूसरे के पूरक भी होते थे। तो इसी तरह हमारे बच्चे हैं। आप उनसे ये क्यों सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसा है तो तू भी ऐसा बन, बल्कि तू अपनी क्षेत्र में आगे बढ़, तू अपनी क्षेत्र में। तो हम हमारी अब इसके साथ साथ हमें ध्यान देना होगा कि हमें ना तो हमें डोंट क्रिटिसाइज, कभी उसके क्रिटिसिज्म ना करें, कभी उसे कंपेयर ना करें, और कभी भी उसके उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अब क्या है कि अब जैसे हम डाइट देते हैं बच्चे को डॉक्टर को दिखा के गए, डॉक्टर ने कहा इसमें तो प्रोटीन की कमी है, या इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है, या इसके अंदर इस विटामिन्स की कमी है, ये तो हम क्या करते हैं, उसकी डाइट में उस तरह का करते हैं। तो ऐसी मानसिक विचारधारा में भी तो हो सकता है कि मानसिक विचारधारा के माध्यम से हम उसके अंदर उन भावनाओं को भरें, उस तरह से भरें जिससे कि उसका एक स्पष्ट सही आकार, जो कि उसका होना चाहिए, वो आकार बन जाए। क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अगर हम उसका मन स्ट्रांग बनाते हैं, उसका मस्तिष्क स्वस्थ बनाते हैं, तो वो बच्चा एक स्वस्थ धारण। और अब हम कहें कि बच्चा जो है बच्चे की मानसिक स्थिति कहीं नहीं। अगर हम उसके सामने ये कहेंगे बच्चा तो हमारा पागल है, तो वो वास्तव में पागल हो जाएगा। यदि हम बच्चे से कहें इसके बस की कुछ नहीं है, ये तो है ही कमजोर, ये तो अशक्त है, तो वो अपने को कमजोर ही महसूस करेगा। यदि बच्चे से हम कहते हैं ये नहीं खाता जी खाना, तो बच्चा खाएगा ही नहीं। तो ये वाली बातें है। अब हमें चाहिए कि हम बच्चे की मानसिक स्थिति इस तरह से बनाएं कि उसके अंदर एक ब्लेसिंग की भावना हो, हमारे अंदर उसके प्रति ब्लेसिंग की भावना हो। हम उसको हमेशा आशीर्वाद
आशीर्वाद दें। कई बार एक बार हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को लेकर किसी संत या महात्मा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए हमारी इस संतान को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। या कई बार ऐसा होता है कि हम उससे किसी से कोई पूछता है, आप सब कुशल मंगल तो हैं? ये सब आपके आशीर्वाद का प्रताप है। हम उसको आंसर देते हैं। तो क्या हुआ? उस आशीर्वाद से हमारा बच्चा जब एक संत के, किसी अन्य व्यक्ति के आशीष से हम फलते फूलते हैं, तो क्या माता पिता के आशीर्वाद से बच्चा नहीं फलेगा फूलेगा? हमें हमेशा ये कहना चाहिए, मेरा बच्चा, हम अपने मन में भी सोचें और कथन में मिलाएं, मेरा बच्चा एक शक्तिशाली आत्मा है। मन में सोचते हुए, तो देखिए वो वाइब्रेशन उसके पास तक जाएंगी। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। और हम उसे कहें, एक इसके अंदर, मेरे बच्चे के अंदर एकाग्रता का लेवल हाईएस्ट है, बिल्कुल पीक पर है, वो एकाग्र होकर कार्य करता है। या फिर हम उससे कहें कि ये तो अपना क्षमता से अधिक कार्यकुशल है। अरे, ये मेरा बच्चा तो अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से भी अधिक कार्य कर जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा नहीं कर पाता, तो हम ऊपर से पीछे से उसको कहते हैं, अरे वाह करेगा, और हम तालियां बजाते हैं, उसको खुद पता नहीं चल पाता और वो अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो हमारा बच्चा ऐसा क्यों नहीं करेगा? और फिर उसके बाद ये सोचें, अरे इसकी सफलता तो हर हालत में निश्चित है, ये तो सफल होकर ही रहेगा। तो हम कभी भी अंदर से, और खासतौर से एग्जाम के समय, तो बिल्कुल नहीं सोचें, और हमेशा से नो थॉट फॉर टेंशन, नो थॉट फॉर कंपैरिजन, नो थॉट फॉर कंट्रोल, नो थॉट पीयर प्रेशर, किसी तरह के हम इस तरह के विचार न रखें, क्योंकि विचारों के माध्यम से ही व्यक्तित्व का विकास होता है, वैसा का वैसा वातावरण बनता है। देखिए, हम हर एक चीज और भी करिए, कभी बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, किसी बात की आर्ग्यूमेंट मत करो, उसको देखो इसके अंदर क्या है। और उस आर्ग्यूमेंट से क्या होता है कि बच्चा विकृत हो सकता है। आप कह दें कई बार, चलो चलो पढ़ो, और खुद आप जाके कमरे में जाके लड़ो कि उधर तो कहा पढ़ो, और उधर आप दोनों मत पति पत्नी बैठकर लड़ रहे हैं, तो उससे क्या एनवायरमेंट बना? उन बातों से नहीं होता, बल्कि हमें एक इस प्रकार का वातावरण निर्मित करना होता है, इस प्रकार का एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है कि बच्चा स्वतः ही उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाए। और हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे को परखना छोड़ दीजिए। एक किसी का शेर है, परख से कब जाहिर होती है जाहिर हुई शख्सियत किसी की, परख से कब जाहिर हुई शख्सियत किसी की, हम तो बस उन्हीं के हैं जिन्हें हम पर यकीन है। यानी बच्चे आपके तभी होंगे जब आप उन पर यकीन करना सोचें। देखिए, तब बच्चे आपके अपने ही होते चले जाएंगे। उन ध्येय उन्हें, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, उन्हें बच्चों को पावरफुल बनाना है, स्टेबल बनाना है और हेल्दी बनाना है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से। जब हम ऐसा बनाते हैं, तो वो कैसे नहीं, अपनी क्षमता से भी अधिक कार्य कर जाएंगे। यदि पहले की भांति, जैसे मैंने जिन उपाधियों को बोला था, है, अगर हम उस तरह का कर देते हैं, तो क्या है, जो बच्चा 80% काम करने वाला होता है, अच्छी 80% क्षमता रखता है, वो केवल 20% की ही क्षमता रखता जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आप बच्चों को ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए, उनको ऐसे ब्लेसिंग्स दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ते जाए, ना कि उनकी नेगेटिविटी को देखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके समझाने पर भी बच्चा किसी गलत निर्णय ले लेता है, यानी कोई गलत दोस्त हो गया, और या गलत स्त्री से विवाह करना चाहता है। तो उसमें क्या करिए कि आप उसके पीछे प्रेशर मत डालिए, बस अपने अंदर से वो ब्लेसिंग निकालिए कि हे ईश्वर, अगर ये इस तरह का हो गया है, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी, जो उसके संपर्क में आने वाला है, वो उसको भी अच्छा बना दे। क्योंकि वो सुनने वाला तो अब है नहीं, क्योंकि वो तो आपके जैसे तीर कमान से निकल चुका होता है, तो वो वापस तो नहीं आ सकता। तो वो स्थिति है। तो अगर आप वैसी ब्लेसिंग्स रखेंगे, तो आप देखना कि ये मेरा अपना अनुभव है कि मैंने कई जगह इस तरह की बातें देखी हैं कि अगर हम जैसा सोचते हैं उस बच्चे के प्रति, वो बच्चा वैसा ही बन जाता है, उसकी धारणाएं ही वैसे ही निर्मित हो जाती हैं। तो हम उसके लिए पॉजिटिव सोच का ही निर्धारण करें, उसके लिए अच्छा ही सोचें,
सोचें, क्योंकि बच्चा तो आपका है, आप उसको तो बिगाड़ नहीं सकते। तो इसलिए इन सारी बातों से अगर गलत निर्णय भी है, तो उस समय भी उसको दृढ़ बनाएँ, शिक्षा ना दें। ज़्यादा कि शिक्षा देने से बच्चा इधर से सुनता है, उधर से निकाल देता है। और उसको एक मैं चाहती हूँ कि आप एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखें। हमेशा बच्चे की विशेषताएँ सुनें, उसको हर समय उसकी विशेषताओं का वर्णन करते रहें उसके सामने। उसके विषय में अच्छा ही सोचते रहें, और शब्दों से नहीं, कई बार मुँह से भी नहीं निकलती, दिमाग के माध्यम से भी हम उसके विषय में अच्छा ही सोचते रहें। जब ऐसा होगा तो बच्चे का व्यक्तित्व बहुत ही सुगठित और अच्छा-सा बनकर निकल कर आएगा। और इसलिए हमें, देखिए, हमेशा मिट्टी का मटका और परिवार बनाना, परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है। जब परिवार टूटता है, तो उस व्यक्ति से, जब हमारे पुरखों के घरों के अंदर दीवार खिंच जाती थी, तो किसी पर असर नहीं पड़ता था, पर वो जो परिवार का मुखिया है, वो बहुत सिर पटक कर होता था, और जो जिसकी आयु अभी 10 वर्ष आगे होनी होती थी, वो केवल 2 वर्ष में ही समाप्त हो जाती थी। तो परिवार, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है। आपको अपने बच्चे के, संतान के भविष्य के को बनाने की कीमत पता होनी चाहिए। तो इसलिए अपने विचारों को, अपने कथनों पर, अपने संवादों पर भली-भाँति ध्यान रखिए। पीयर प्रेशर में मत लाइए बच्चों को, नहीं तो, और अपने उन पर कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो क्या है, वो आपके पास ना जाकर अपने फ्रेंड्स के पास ही चले जाएँगे। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि हम बच्चों की जीवन यात्रा को परफेक्ट नहीं बना सकते, पर उनको परफेक्ट रूप से चलना सिखा सकते हैं। कैसे? कि जब आप उसको फिज़िकली भी लेकर कहीं जाते हैं, तो आप रास्ते में बताते चलते हैं, बेटा यहाँ पहाड़ है, पहाड़ से हमें इधर से जाना चाहिए, यहाँ गड्ढा है, यहाँ से इस तरह से चलना चाहिए, यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, अगर हमें काटनी भी पड़ी, हम उससे भी रास्ता बना सकते हैं। ये नहीं कि नहीं, तू तो जा ही नहीं सकता, वहाँ तो इतने पहाड़ हैं, वहाँ तो क्या कहते हैं, इतने गड्ढे हो रहे हैं, कैसे जाओगे? नहीं, नहीं, तुम्हारे बस की नहीं। बल्कि उनसे कहो, नहीं, आगे चलो, उनको किस तरह से बचाना है। तो ये उनकी विशेषताओं को, प्रतिभाओं को समझाते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, उन्हें मत रोकिए, और जीवन यात्रा को जीवन यात्रा को सही ढंग से उनको चलना सिखाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और की ज़िम्मेदारी ये नहीं है, क्योंकि बच्चा आपका है, आप उसको समझा सकते हैं, उनसे कहिए, देखो परेशान नहीं, हर जगह कठिनाइयाँ आती हैं, पर उन कठिनाइयों से आगे चलना तो सीखो। हुँ? बेटा, अगर इससे नहीं चलोगे तो सीख कैसे पाओगे? उन्हें संघर्षों में भी एक प्रेरणा दो कि ये आगे किस तरह से आगे जीवन की यात्रा को बना सकते हो। तुम आगे बढ़ो, बच्चों से कहो कि तुम आगे बढ़ो, जीवन यात्रा में चलने की शक्ति दीजिए, और उन्हें समझाइए कि जो तुमने ठाना है वो होकर रहेगा। तुम्हारी मंजिल करीब है, रास्ता तुम्हारी मुट्ठी में है। आज तुम्हें पहचानना होगा उस रास्ते को। तो आपका बच्चा किस प्रकार से भाग्यशाली नहीं होगा, प्रगतिशील किस प्रकार से भाग्यशाली नहीं होगा, किस प्रकार से प्रगतिशील नहीं होगा, और किस प्रकार से जीवन यात्रा को सहज होकर के जीवन यात्रा में चलना सीख जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अपने महत्व को समझिए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आज हम बस इसी के माध्यम से अपना आपसे होता हुआ संवाद को विराम देते हैं। कल के सेशन के लिए उत्सुक होते हुए आप आएँ, और हम कल आपसे फिर मिलते हैं इसी समय पर। धन्यवाद।